स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल टायरेंट फ्लेम केव। आदर्श अभी समारा की योजना पर चर्चा करने ही वाला था कि उसने उसके पेट से एक मनमोहक आवाज सुनी। यह बेहद ही धीमी आवाज थी, फिर भी आदर्श की सुनने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि वह इसे सुन सका। आदर्श ने रेस्टोरेंट को देखा जो पहले से ही ठंडा हो चुका था, फिर समायरा की ओर देखा जो थोड़ा शर्मा रही थी और जोर से हंसा और बोला, आओ कुछ खाना खा लेते हैं, तुम्हें भी अपना ख्याल रखना चाहिए। हर समय टेक अवे फूड खाना अच्छा नहीं है। तुम इसे आयशा के लिए छोड़ सकती हो। मुझे यकीन है जब वह शांत होंगी और आधी रात को जाग जाएंगी तो उसे भूख लगेगी। चलो कुछ अच्छा खा लेते हैं। जरूर। सुमायरा अच्छे मूड में थी जिससे उसकी भूख बढ़ गई। और शायद ही कभी रात का खाना खाती थी, लेकिन जब चेयरमैन आदित्य आदर्श से बात करने आए और उन्होंने आयशा की देखभाल में कुछ समय बिताया तो घड़ी में पहले ही 10 बज चुके थे। क्योंकि वो बेहद अच्छे मूड में थी, इसलिए उसे रात के बाजार से कुछ स्वादिष्ट व्यंजन लेने में कोई आपत्ति नहीं थी। दोनों ने कोई सवारी नहीं बुलाई। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक के आसपास खाने पीने की कई अच्छी जगह थी। वे आसानी से पैदल ही शहर के केंद्र की ओर जा सकते थे। सड़कों के किनारे कई जगह थी जहां स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते थे। हालांकि आदर्श को खाने का शौकीन नहीं मानते थे खुद को, लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी अच्छे खाने को मना नहीं करेगा। लिटिल फ्लेम बेले पहले से ही सो रही थी, लेकिन जब उसने कुछ बढ़िया खाने की योजना सुनी तो वह अचानक अपने आप बाहर आ गई। वह खुशी खुशी आदर्श के गले में लटक गई और आदर्श को संकेत दिया कि उसकी छोटी राजकुमारी कुछ स्वादिष्ट मसालेदार क्रॉफिश खाने के बारे में सोच रही है। जब वे रात्रि बाजार में पहुंचे तो सब कुछ वैसा ही था। यह हमेशा की तरह जीवंत और चहल पहल भरा था। हवा में कई तरह के खाद्य पदार्थों की सुगंध फैली हुई थी। वे एक ऐसे भोजनालय में गए जो काफी समय से चल रहा था। आदर्श ने कुछ खाने और चिकन विंग्स के कुछ कटार मंगवाए। वह भोजनालय से आने वाली ग्रिल्ड जीरे की अनोखी खुशबू का आनंद लेते हुए तेजी से खाना खाने लगा। आदर्श और आहन जब स्कूल में थे तो अक्सर यहाँ आते थे। यहाँ के चिकन विंग्स सबसे बेहतर थे। स्माइरा पहली बार रेस्टोरेंट में खाना खा रही थी। तेल मसालेदार खाना खाने से वजन बढ़ना आसान था। वह एक पल के लिए झिझकी और सोचकर कि क्या उसे कुछ हल्का खाना चाहिए। आदर्श ने उसे बताया, इसे आजमाओ, तुम्हें यहाँ के चिकन विंग से प्यार हो जाएगा। जरूर। स्माइरा ने धीमी गति से खाने से पहले भोजन के थोड़ा ठंडा होने का वेट किया। आदर्श के विपरीत जो भोजन को तेजी से खा रहा था, स्माइरा ने इसे खाने से पहले मांस को हड्डी से धीरे धीरे अलग किया। उसके लिए एक नेक महिला के अपने व्यवहार को त्यागना मुश्किल था। बहुत दुख की बात है, पुडोंग अब डूब गया है। वहां एक जगह थी जहां बेहद बढ़िया क्रेफिश मिलती थी। चुटकी ने मुझे वहां से परिचित कराया। जब भी हमारा काम खत्म होता तो हम हमेशा वहां दावत करने जाते थे। आदर्श ने आह भरी। तो यही है जिस पर तुम दया कर रहे हो, स्मायर ने हंसते हुए कहा। उसने शुरू में सोचा कि आदर्श पुटोंग के लिए अपनी करुणा व्यक्त करने जा रहा है, लेकिन वह केवल इस तथ्य पर विलाप कर रहा था कि वह अब वहां क्रेफिश नहीं खा सकता। इंसान वास्तव में किसी जगह पर दया नहीं करते, लेकिन उस जगह की सुखद यादों पर दया करते हैं। लिटिल फ्लेम बेले, अगर तुमने मेरे चिकन विंग्स को खाने की हिम्मत की जबकि मैं फिर से बात कर रहा हूं, तो मैं तुम्हारी छोटे प्यारे प्यारे गालों पे तमाचा मार दूंगा। आदर्श ने उसे चेतावनी दी। लिंग! लिटिल फ्लेम बेले अप्रिय तरीके से चिल्लाई। उसने सबसे मांसल चिकन विंग को पकड़ा और गुस्से में एक कोने में बैठ गई। उसकी पीठ आदर्श की ओर थी। स्मायरा अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने तुरंत ही हड्डियों से मांस निकालकर उसे लिटिल फ्लेम बेले को दिया। लिटिल फ्लेम बेले ने तुरंत ही अपने मालिक को धोखा दिया और स्मायरा के करीब आकर बैठ गई। छोटी फ्लेम बेले, तुम हड्डियों को क्यों इकट्ठा कर रही हो? स्मायरा ने भ्रमित चेहरे से पूछा। लिंग! लिटिल फ्लेम बेले ने अपने हाथों को इधर उधर लहराया और जानबूझकर अपने दांत दिखाने के लिए जोर से मुस्कुराई। स्मायरा बीस्ट लैंग्वेज में एक्सपर्ट थी। वह वास्तव में लिटिल फ्लेम बेले से बात करने के तरीके को समझती थी। लिटिल फ्लेम बेले एक बेहद ही समझदार छोटी सी प्यारी जानवर थी। उसने चिकन विंग्स का स्वादिष्ट मांस खाया और हड्डियां अंकल वुल्फ के लिए छोड़ दी। वह जानती थी उसके अंकल वुल्फ को हड्डियां कुतरना पसंद है।
आदर्श की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। उनका पालतू भेड़िया एक फ्लाइंग क्रेक स्नो वुल्फ था जो अंटार्कटिका से एक कुलीन वंश का था, वह कुत्ता नहीं था। इसके अलावा ये हड्डियां बूढ़े भेड़िए के लिए उसके नुकीले दांतों के बीच की जगह भरने के लिए भी काफी नहीं थी। इसके बजाय वह आसानी से एक पूरी गाय खा सकता था। स्माइरा फिर से अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आसपास के लोग अवचेतन रूप से उसे चुपके से देख रहे थे। आदर्श भी लिटिल फ्लेम बेले की बात सुनकर अवाक रह गया। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जब लिटिल फ्लेम बेले खुशी खुशी उसे हड्डियों का ढेर देगी तो भेड़िए की कैसी प्रतिक्रिया होगी। अगर उसने लिटिल फ्लेम बेले के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की हिम्मत की तो वह भी नाराज हो सकती है। अगर तुम अपनी सीमा पर पहुंच चुके हो तो पीना बंद करो, वापस जाने का टाइम हो गया। तुम यहाँ सिर्फ खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। एक अच्छे कपड़े पहने आदमी ने दूसरे नशे में धुत युवक को डांटा। उस आदमी ने नशे में धुत युवक को उठाया और उसे खींचकर खाने की जगह से बाहर निकाला। उसने युवक को अपने साथ मौजूद कुछ लोगों को सौंप दिया। वे आदर्श और समायरा की मेज के पास से गुजरे। वह आदमी रुक गया और समायरा को देखकर भुहें सी खोल ली। सैम, तुम यह सब क्यों खा रही हो? आदमी ने सख्ती से कहा। और यह आदमी कौन है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि कबीले में वापस आ जाओ और उसके जैसे संदिग्ध लोगों के साथ अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। भाई, वह मेरा क्लासमेट है, कृपया अपने वर्ड्स वापस ले लो, स्माइरा ने गुस्से में जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर वह तुम्हारा क्लासमेट है? क्या तुम्हें लगता है मैं नहीं जानता कि उसके जैसे लोग क्या सोच रहे हैं? क्या वे सचमुच सोचते हैं कि वे तुम्हारे जरिए हमारे कबीले से संबंध स्थापित कर सकते हैं? भूल जाओ, मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। मुझे अभी भी इस कमीने को वापस ले जाना है। वो आदमी काफी बुरे मूड में लग रहा था। उसने नशे में धुत लड़के को पकड़ लिया और चला गया। स्माइरा के चेहरे पर माफी की भावना वाले भाव थे। उसे अपने सबसे बड़े भाई को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। सॉरी, मेरा भाई हमेशा से ही घमंडी रहा है, स्माइरा ने माफी मांगी। यह ठीक है, वह भी गलत नहीं है। मैं वास्तव में काफी संदिग्ध हूँ आदर्श ने जोर से हंसते हुए कहा। माने? आदर्श अपना पेट भरने के बाद आराम से सोने के लिए वापस गया। उसे अभी भी नंदेश पर्वत की यात्रा करनी थी। वह शुरू में देश वापस आने के तुरंत बाद वहां जाने की योजना बना रहा था, लेकिन समीक्षा ने उसे बताया कि नंदिनी दूर है, इसलिए उसे वापस जाने की जल्दी नहीं है। आदर्श ने कभी भी नंदेश पर्वत को अपना घर नहीं माना। वह पहले से ही मैजिक सिटी में रहने का आदी हो चुका था और हमेशा महसूस करता था कि नंदेश पर्वत में कुछ कमी है। इसके अलावा मैजिक सिटी में उसके पास अधिक इक्विपमेंट और कनेक्शन थे। नंदिनी भी नंदेश पर्वत में अपने कबीले का प्रबंधन करने में बिजी थी, इसलिए उसके लिए उसके कार्यों में हस्तक्षेप करना अनावश्यक था। आदर्श को अभी तक अपने लिए एक नया सोल ग्रेड फायर सीड नहीं मिला। उसे विश्वास थी कि मैजिक सिटी में उसे खोजने की संभावना ज्यादा है। उसने कुछ समय बाद नंदेश पर्वत जाने की योजना बनाई। आहान खुद को नीलामी में दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता, इसलिए आदर्श के पास अकेले जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। आहान की हेल्प से उसके लिए उच्च गुणवत्ता वाले सोल ग्रेड फायर सीड की बोली लगाना आसान होगा। नीलामी से बाहर निकलते समय आदर्श ने आह भरते हुए कहा, उनमें से किसी ने भी मेरा ध्यान आकर्षित नहीं किया, फिर भी उनकी कीमतें लगभग 800 मिलियन तक है। वे लाइटनिंग टायरेंट के बराबर भी नहीं है। मैजिक सिटी के बाजार में वास्तव में सोल ग्रेड फायर सीड्स की नीलामी की जा रही थी, लेकिन या तो उनके पास डोमेन नहीं था या उनके डोमेन कुछ खास प्रभावशाली नहीं थे। वे आदर्श की कोई हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि वो आसानी से लिटिल फ्लेम बेले के डोमेन का यूज कर सकता है। आदर्श एक विशेष सोल ग्रेड फायर सीड की तलाश में है जो उसके फायर एलिमेंट के साथ पूरी तरह से काम करेगा, लेकिन उपयुक्त सोल ग्रेड फायर सीड ढूंढना बेहद ही मुश्किल काम था। 20,000 किलोमीटर की तटरेखा पर अटैक होने के कारण हर स्पिरिट ग्रेड सीड और सोल ग्रेड सीड की कीमत में काफी कीमत बढ़ी है। हर शहर, गुट और प्रसिद्ध कबीला समुद्री डिमनों से बचने के लिए एक्सपर्ट मैजिशियनों की भर्ती कर रहा है। बाजार में इक्विपमेंटों की कमी है, आहन ने समझाया। डून जेड फायर नामक एक बेहद बुरा नहीं था। इसकी लपटें शुद्ध और शक्तिशाली है। यह सामान्य आग से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है और इसमें एक डोमेन भी है जो हवा में लपटों के एक निश्चित पैटर्न बनाने पर आसपास के क्षेत्र में आग लगा सकता है, जिससे दुश्मन को अतिरिक्त नुकसान होता है, छुटकी ने कहा।
यह काफ़ी खास है, लेकिन मेरे मामले में यह बेमानी लगता है। मेरे पास पहले से ही आपदा आग और सूर्यास्त अग्नि है। ये दोनों लपटें क्रूर बल वाली है जो मेरे फायर एलिमेंट को अधिकतम नुकसान तक पहुंचाती हैं, जिसमें रोज फ्लेम भी शामिल है, जिसका मैं इतने लंबे समय से यूज कर रहा हूँ। यह मेरे फायर एलिमेंट को 2.5 गुना बढ़ा देती है। यह बेहद सीधा है, आदर्श ने कहा। ठीक है, आपकी लड़ने की शैली ऐसी ही है, आहन ने कहा। वास्तव में नहीं, मुझे लगता है कि डून जेड फायर उतना प्रभावशाली नहीं है, फिर भी इसकी कीमत 11 अरब है, आदर्श ने कहा। आप ईमानदारी से कह सकते हैं कि आपके पास इसके लिए पैसे नहीं है, आहन ने ताना मारा। सोलग्रेड सीड्स की कीमतें बेहद ज़्यादा थी। आदर्श को इस बात का थोड़ा अफसोस था कि उन्होंने सोलग्रेड 5 सीड की तलाश तब नहीं की जब यह अभी भी सस्ती थी। अब पैसा कमाना भी मुश्किल हो गया। ज़्यादातर उच्च पारिश्रमिक वाले मिशन सरकार और सेना द्वारा किए जाते थे, जबकि प्राइवेट मिशन में प्रत्येक को केवल 10 मिलियन के आसपास सैलरी मिलती थी। अगर प्रत्येक मिशन में उसे केवल 10 मिलियन सैलरी मिलती तो उसे 1 बिलियन कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती। आदर्श के पास पैसे की बेहद कमी थी। 6 एलिमेंटों वाले व्यक्ति के रूप में उसके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कभी भी काफ़ी पैसा नहीं होता था। फायर सीड्स की बात करें तो यह मुझे कुछ याद दिलाता है, आहन ने कहा। मुझे लगता है आपने राठौर कबीले के बारे में सुना होगा, है ना? हाँ, एक कबीला जो फायर एलिमेंट में अपनी एक्सपर्टा के लिए जाना जाता है, आदर्श ने सिर हिलाया। उनके कबीले के पास एक विरासत की भूमि है जिसे तानाशाह ज्वाला गुफा कहा जाता है। कबीले के प्रत्येक मेंबर को एक निश्चित लेवल की कल्टीवेशन तक पहुंचने पर टायरेंट फ्लेम केव में ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। कई मेंबरों ने इससे अत्यंत दुर्लभ फायर सीड प्राप्त किए हैं। आदर्श, तुम्हारा फायर एलिमेंट बेहद मजबूत है और आप बाजार में सोल ग्रेड सीड नहीं खरीद सकते, इसलिए मुझे लगता है आपको टायरेंट फ्लेम केव में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। शायद आप अपने लिए एक उपयुक्त सोल ग्रेड सीड फायर सीड पा सके, आहन ने प्रस्ताव रखा। क्या ऐसी जगह वास्तव में मौजूद है? आदर्श ने आश्चर्य से पूछा। कई पुराने प्रसिद्ध कुलों के पास अपनी विरासत की भूमि है, खासकर वे जो कुछ एलिमेंटों में अपनी एक्सपर्टता के लिए जाने जाते हैं। आपको क्यों लगता है कि उनके मेंबर हमेशा दूसरों की तुलना में कुछ एलिमेंटों का उपयोग करने में बेहतर होते हैं? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह शुद्ध आनुवांशिक है? आहन ने पूछा। तो फिर रणधीर से बात करते हैं, मैं उसका क्लासमेट हूँ। और ठीक है, लेकिन आमतौर पर इन प्रसिद्ध कबीलों के लिए बाहरी लोगों को अपनी विरासत की भूमि में प्रवेश करने की परमिशन देना संभव नहीं है। आप रणधीर का दौरा करने की कोशिश कर सकते हैं और किसी भी लड़की को अपने वश में कर सकते हैं जिसके पास एक सुंदर शरीर हो जो आपकी आंखों को तुरंत भा जाता है। मुझे विश्वास है कि राठौर कबीला आपको अपनी विरासत की भूमि में खुशी से प्रवेश करने देगा। क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ? आदर्श ने अप्रिय स्वर में जवाब दिया। उसका चेहरा सुंदर होना चाहिए, आवाज मधुर होनी चाहिए, पतला शरीर होना चाहिए और उफ, फिगर अच्छा होना चाहिए। चुटकी और बातचीत बच्चों के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। तुम्हें अभी कहीं और अपनी दूध वाली चाय का आनंद लेना चाहिए, आदर्श ने कहा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल, लेटे लेटे खुशी से गोली लगना। रणधीर मैजिक सिटी में था। आदर्श को आश्चर्य हुआ कि वह वर्तमान में स्मारक के कबीले का दौरा कर रहा था और उसने यह भी उल्लेख किया कि वह शादी का प्रस्ताव रख रहा है। आदर्श पूरी तरह से अवाक रह गया। क्या रणधीर ने अभी कहा कि वह स्मारक के कबीले के एक मेंबर से शादी का प्रस्ताव रख रहा है? स्मारा ने कभी भी उससे ऐसा कुछ नहीं कहा। आदर्श इतना बेशर्म नहीं था कि रणधीर को यह सुनने के बाद कि वह स्मारा के कबीले से शादी का प्रस्ताव रख रहा है उससे मिलने के लिए कहे। उसने स्मारा के कबीले से मिलने का फैसला किया। रणधीर ने उसे भी आने के लिए कहा। आदर्श को तब पता चला कि स्मारा की एक छोटी चचेरी बहन है।
जब वह कबीले में पहुंचा, ऐसा लग रहा था कि रणधीर और उसकी चचेरी बहन पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। रणधीर उससे शादी का प्रस्ताव रखने गया था। इससे आदर्श को वाकई बेहद डर लगा। निश्चित रूप से समायरा ने उसे इसके बारे में बताया होगा, भले ही रणधीर उससे शादी करना चाहता हो। वह अब उसकी यूनिट में रहने के लिए सहमत नहीं होंगी। रणधीर को स्पष्ट रूप से पता था कि समायरा उसकी फ्लैटमेट थी। तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो। देखो, एक औरत की खातिर तुम अब कितनी गड़बड़ कर रहे हो। बगीचे से एक जानी पहचानी आवाज आई। आदर्श ने अपनी जगह पर रुककर बगीचे में देखा। उसने देखा कि वही सख्त दिखने वाला आदमी जिससे वह कल रात टकराया था, उस युवा लड़के को डांट रहा था। वह युवा लड़का अपना सिर नीचे किए हुए, मानो वह किसी बड़ी शिकायत से परेशान हो। भाई भावीन, मैं अवीशा की वजह से इस कबीले में आया था। क्या आपने और कबीले के मालिक ने भी मुझे अपना वादा नहीं दिया था? इसलिए मैं यहाँ एक गुलाम की तरह काम करने को तैयार था, लेकिन अंत में आपने उसकी सगाई रणधीर से करा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह राष्ट्रीय टीम के एक विकल्प के रूप में चुना गया था। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो? युवक ने बेचैनी से कहा। आदर्श ने ध्यान से देखा और पहचाना कि वह वही युवक है जो कल रात नशे में था। समायरा ने उसे बताया कि उस आदमी का नाम अर्जुन है, जो इंपीरियल कॉलेज का एक महान प्रतिभाशाली खिलाड़ी था। वह नंदिनी के बराबर हुआ करता था और उसे राष्ट्रीय टीम में शामिल होने के लिए भी नामांकित किया गया, लेकिन अंत में उसका चयन नहीं हुआ। उसकी ताकत संभवतः काफी प्रभावशाली थी। आदर्श को उसमें एक असामान्य ऑरा महसूस हो सकता था। अगर भाविन की उपस्थिति इतनी भारी नहीं होती तो वह युवक स्पष्ट रूप से अलग दिखता। समायरा ने कल मोटे तौर पर उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात की थी। समायरा ने उसे काफी प्रभावशाली पाया। उसने आदर्श की तरह ही एक सामान्य मैजिक हाई स्कूल से ग्रेजुएट किया और राजधानी तक अपना रास्ता बनाया। कबीले में आने के बाद उसकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता पूरी तरह से सामने आई। वह अवीशा की बेहद प्रशंसा करता था, जो समायरा की तरह ही सुंदर थी। उन दोनों को कबीले की दो खूबसूरत बेटियां कहा जाता था। अवीशा मैजिशियन नहीं थी, फिर भी वह कबीले का प्रबंधन करने में एक्सपर्ट थी। उसने कबीले के विकास में हेल्प के लिए बेहद सारी प्रतिभाओं को भर्ती किया। अगर रणधीर ने अवीशा को इतने आधिकारिक तौर से प्रपोज किया है, तो यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि दोनों पक्षों के बुजुर्ग इस पर सहमत हैं। अवीशा भी इसका विरोध नहीं करती। आहन ने धूप के चश्मे आधे छिपे हुए स्वर में धीरे से कहा। आहन को स्टूडेंट द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए प्रसिद्ध फूलों के बीच कम प्रोफाइल रखना पड़ा। रुद्र के साथ कटु विवाद करने का यह अभी भी सही समय नहीं था। हाँ, हमने तुमसे वादा किया था, लेकिन तुम अवीशा का दिल जीतने में नाकामयाब रहे। हम क्या कर सकते हैं? भाविन ने जवाब दिया। क्या? अर्जुन हिल गया। बकवास! तुम और कबीले के मालिक अवीशा को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे होंगे, ताकि कबीले राठौर कबीले के साथ घनिष्ठ संबंध बना सके। अवीशा हमेशा कबीले को पहले रखती है। बेशक वह इसके लिए सहमत होंगी, भले ही यह उसकी इच्छा के विरुद्ध हो। भावेन यह शब्द सुनकर ठाका लगाया। उसने कहा, समायरा अगर अवीशा की जगह होती तो कबीलों के हितों को प्राथमिकता देती, लेकिन तुम अवीशा के स्वभाव और क्षमता से अच्छी तरह वाकिफ हो। कबीले के मालिक के अलावा कोई भी उसका मन नहीं बदल सकता। कबीले में बेहद से लोग उसके अधीन हैं। वो आसानी से अपनी शादी का फैसला खुद कर सकती है। नहीं, यह असंभव है। आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है कि अवीशा और मेरे बीच क्या है। यह असंभव है। मैं उससे पूछूंगा, मैं उससे व्यक्तिगत रूप से पूछूंगा। अर्जुन थोड़ा खोया हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पता चलता था कि उसे भाविन के एक भी शब्द पर विश्वास नहीं था। आदर्श और आहन ने अविश्वास ने एक दूसरे को देखा। वे पूरी तरह से शब्दों के लिए खो गए। अर्जुन कुछ आंगनों से गुजरते हुए अवीशा के घर पहुंच गया। कबीले की फॉर्मेशनें काफी पुरानी थी। अवीशा के कमरे के सामने एक तालाब था, जिसमें पानी की लीली लगी हुई थी। कमरे में प्रवेश करते समय अपनी स्पीड बढ़ाने से पहले अर्जुन तालाब को एक व्यंग्यात्मक चेहरे से देखता है। रणधीर और कबीले के दोनों बुजुर्ग मुख्य हॉल में बैठक कर रहे थे। रणधीर हॉल में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। इस बीच अन्य मुख्य नायक अवीशा को प्राचीन परंपरा के अनुसार बैठक से दूर रहना पड़ा।
अर्जुन ऊपर गया और अवीशा को फूलों के पैटर्न के साथ कढ़ाई की गई एक पुरानी शैली की लंबी पोशाक में देखा। इसमें कोई अतिरिक्त सजावट नहीं थी और सरल होने के बावजूद अलौकिक सुरुचिपूर्ण था। अर्जुन ने अवीशा को घूर कर देखा। उसके मन में गुस्सा और संदेह पूरी तरह से गायब हो गया, क्योंकि जब भी वह अवीशा के सामने होता तो उसकी सारी भावनाएं धुएं की तरह बिखर जाती, जिसमें उसके प्रति उसके संदेह भी शामिल थे। मुझे बताओ, मैं कबीले के मालिक का मन बदलने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उन्हें रणधीर से तुम्हारी शादी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें रणधीर से शादी नहीं करने दे सकता। अर्जुन असहाय लग रहा था। आपको इसके बारे में खुद सोचना चाहिए, अवीशा ने शांति से उत्तर दिया। लेकिन मुझे वास्तव में नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। कबीले में आने के बाद से मैंने जो कुछ भी किया वह तुमसे शादी करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था, लेकिन किसी तरह यह इस तरह खत्म हुआ। अर्जुन ने कहा, तो मुझे लगता है कि आपको इसे स्वीकार करना सीखना होगा, अवीशा ने उत्तर दिया। बातचीत के बीच में दोनों ने नीचे से कदमों की आहट सुनी। अवीशा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हें अब चले जाना चाहिए। बस तब तक पीते रहो जब तक तुम नशे में ना हो जाओ, जैसे तुम पिछले कुछ दिनों से कर रहे हो। बस इसके बारे में भूल जाओ और मुझे भी भूल जाओ। सच तो यह है कि अगर तुम मुझे भूल सकते हो तो तुम और भी ऊंची उड़ान भर सकते हो। अर्जुन वहीं जमा खड़ा रहा। अवीशा का रवैया उसकी उम्मीदों के बिल्कुल अलग था। उसे उम्मीद थी कि वह भी उसी दर्द से गुजर रही होंगी जो वह कर रहा था। फिर भी उसे उसकी आंखों या उसके हाव भाव में संदेह का जरा भी संकेत नहीं दिखा। वह इतनी उदासीनता से पेश आ रही थी मानो उसे शादी के इनविटेशन के बारे में बेहद पहले से पता था। अवीशा, क्या तुमने हमेशा मुझसे अपने स्कूल के दोस्तों से मिलवाने के लिए नहीं कहा था? वह आज अचानक आ गया, स्मायरा बोली। स्मायरा आदर्श और आहन को ऊपर ले गई। उन्होंने देखा कि अर्जुन एक भावशून्य भाव के साथ वहां खड़ा था। स्मायरा अपनी बात कहते कहते बीच में ही रुक गई। अरे, हम बाद में वापस आएंगे, स्मायरा ने माफी मांगते हुए कहा। वह मोटे तौर पर बता सकती थी कि यहाँ क्या चल रहा है। नहीं, और ठीक है, आप कबीले के सबसे बड़े बेटे होंगे। मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के मौके का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, अवीशा ने कहा। अवीशा ने आदर्श को एक सौम्य मुस्कान के साथ देखा। आदर्श उसकी आंखों में आकर्षक लेकिन रूढ़िवादी नजर से पूरी तरह चकित था। वह कबीले की दो खूबसूरत बेटियों के उपनाम से पूरी तरह सहमत था। अवीशा भी एक महान सुंदरी थी और उसका आकर्षण स्मायरा से बिल्कुल अलग था। ओह, वह उस कबीले से नहीं है, स्मायरा बस समझाने ही वाली थी। अर्जुन अचानक अवीशा के करीब एक कदम बढ़ा और ठंडी निगाहों से आदर्श को देखा। उसने कहा, तुम मुझसे बात करने की भी जहमत नहीं उठाती सिर्फ इसलिए कि वह गुप्ता कबीले का बेटा है, या शायद इस कबीले में हर कोई मेरे साथ एक कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहा है जिसे तुम अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकते हो और हड्डी फेंक कर भगा सकते हो। गुप्ता, हाँ, मेरे लिए ये लोग जो अपने कबीलों द्वारा प्रदान किए गए इक्विपमेंटों के साथ इतनी दूर तक आने में कामयाब होते हैं, उनका उल्लेख भी करने लायक नहीं है। वे मेरे सामने कुछ भी नहीं है, भले ही वे अपनी पूरी ताकत से मुझसे लड़े। माना और अवीशा चौंक गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन ऐसे शब्द कहेगा। वह आमतौर पर काफी अच्छा व्यवहार करता था। आदर्श चुपचाप किनारे पर खड़ा था। अर्जुन की स्थिति भी उसकी जैसी ही थी, लेकिन उसने अपना रास्ता खुद चुना, जबकि इस आदमी ने कबीले की खूबसूरत और अमीर बेटी से शादी करने के लिए एक प्रसिद्ध कबीले में शामिल होने का फैसला किया। तुमने बेहद ज्यादा सोच लिया है। मैं अपनी शादी का फैसला खुद कर सकती हूँ। अवीशा का स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। तो आपका फैसला किसी बेहतर पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को चुनने का है, या शायद तुमने कभी मेरे जैसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचा ही नहीं। तुमने जो प्यार दिखाया, वो मेरी देखभाल के लिए जो कुछ किया, हमने जो लंबी और ईमानदार बातचीत की, वह मेरी अपनी इच्छाधारी सोच है। अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया। अगर मेरे बारे में बुरा बोलना और मुझे अव्वल कहना तुम्हें अच्छा लगता है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। मैं सुन रही हूँ और मैं इससे इनकार नहीं करूंगी। जीवन साथी चुनते इसमें मेरे अपने मानक है। मेरे लिए किसी व्यक्ति का अट्रैक्टिव होना, छोटी भूमिका निभाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे एक आदमी की उपलब्धि और संपत्ति अधिक सराहनीय लगती है। मैं वास्तव में तुम्हारी बेहद प्रशंसा करती हूँ। तुम मुझे दूसरों की तुलना में अधिक अट्रैक्टिव लगे, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है।
अवीशा ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, तब भी जब आसपास भारी लोग थे। तो तुम कह रही हो कि भले ही आज राष्ट्रीय टीम के विकल्प रणधीर आपके सामने प्रस्ताव न रखे, लेकिन कोई उच्च प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति आपके सामने प्रस्ताव रखे तो भी आप सहमत होंगी? अर्जुन ने अविश्वास में पूछा। बिल्कुल। अगर तुम आदर्श की तरह हो सकते हो, जो वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सबसे मजबूत प्रतिभागी था, और कहता कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, तो मैं अभी हॉल में जाऊंगी और बड़ों से कहूंगी कि मेरे पास रणधीर से बेहतर विकल्प है। अविशा ने जवाब दिया। स्माइला ने जब यह सुना तो उसकी सांस रुकी। उसने अवचेतन रूप से आदर्श की ओर देखा। आदर्श भी थोड़ा अवाक था। अरे वाह, जब वह पहले से ही जमीन पर मरा पड़ा था तो उसे गोली कैसे लगी? फिर गोली लगने पर उसे इतना अच्छा क्यों लगा? आहन ने परिस्थितियों के कारण अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। उसने तुरंत कुछ खांसी निकाली। अरे अविशा, कृपया ऐसा मत कहो। स्माइला ने अचानक कहा। वह पहले से ही थोड़ी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैं गंभीर हूं। मैं यहाँ मिस्टर अर्जुन की हेल्प करना चाहती हूँ, जो जिद्दी और आत्म केंद्रित है। उसे यह समझाना चाहती हूँ कि अगर उसे मेरी जैसी लड़की से प्यार करने का अधिकार है, जिसे एक राजकुमारी की तरह पाला गया है, तो मुझे भी एक बेहतर और अधिक प्रभावशाली आदमी चुनने का अधिकार है। अगर यह आपको घृण लगता है तो मैं एक घृणित महिला बनना पसंद करूंगी, अवीशा ने आगे कहा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू। यहाँ पर गुप्ता कबीले के बेटे की बात हो रही है, जो कि आदर्श है, जो कि अवीशा की एक गलतफहमी है, और आदर्श के ही सामने वो आदर्श के बारे में बात करिए। अगर वो उसकी जगह होता तो वो उससे शादी कर लेती। उसे अभी मालूम नहीं है कि उसके सामने ही आदर्श है। तो कंफ्यूज मत होना कि मैंने आदर्श को गुप्ता कबीले में डाल दिया।